मैं नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक एनिमेटेड सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है स्टार वार्स द क्लोन वार्स। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त एनिमे है और ख़ासकर ये स्टार वार्स फ्रेंचाइजी पर बेस्ड है। तो इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ। जेडाई एक बहुत बड़ी सेना का नेतृत्व करते हैं रिपब्लिक की तरफ से सेपरेटिस्ट की ड्रॉइड आर्मी के खिलाफ। तो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो स्टार वार्स है क्या, इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ। इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के लोग रहते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमंस और एलियंस वाला कंसेप्ट, बस सीधा साधा ये दिखाया गया है कि खूब सारी स्पीशीज़ एक साथ किसी गैलेक्सी में एग्जिस्ट करती हैं। अब इनमें भी दो मेन पॉलिटिकल ग्रुप्स कह लीजिए या आइडियोलॉजी कह लीजिए वाले लोग हैं। एक का नाम है रिपब्लिक और दूसरे का नाम है गैलेक्टिक एम्पायर। गैलेक्टिक एम्पायर को इसमें बुरा बताया गया है। वो पूरी गैलेक्सी को अपने कब्जे में करके उस पर राज करना चाहता है और अपनी बुरी आइडियोलॉजी को फैलाना चाहता है। और दूसरी तरफ रिपब्लिक का ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। इसमें एक टर्म आता है जेडाई, JEDI। जेडाई है कौन, उससे पहले आप एक टर्म और समझिए जिसका नाम है फोर्स। फोर्स एक ऐसी एनर्जी यानी कि ऊर्जा है जो पूरी गैलेक्सी को बांधे रखती है। इस फोर्स को जो एक्सेस कर सकता है उन लोगों को इसमें नाम दिया गया है जेडाई। तो जेडाई अच्छे लोगों को कहा जाता है और जो फोर्स की पावर को मिसयूज़ करते हैं उनको कहा जाता है सिथ। फोर्स कई तरह की पावर्स या एबिलिटीज़ जेडाई को प्रदान करता है, जैसे कि फ्यूचर में देखने की शक्ति, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को सिर्फ अपनी विल पावर से कंट्रोल करने की शक्ति, किसी के भी माइंड को कंट्रोल करने की शक्ति वगैरह वगैरह। इसके अलावा इन लोगों की फाइटिंग स्किल्स अलग ही लेवल पर होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। इसमें मैं ह्यूमन टर्म का प्रयोग नहीं करूँगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कंसेप्ट। ऑल आर जस्ट बीइंग्स हु आर डिफरेंट बट को एग्जिस्टिंग टुगेदर। अच्छा, ये जेडाई और सिथ आपस में लड़ते ही रहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक की सोच बुरी है और एक की अच्छी, और काइंड ऑफ सिथ ही पीछे है गैलेक्टिक एम्पायर के। वही अपनी बुराई फैलाना चाहते हैं। ये सब वैसे मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। आप जब इससे रिलेटेड मूवीज़ या टीवी सीरीज़ देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अच्छा, एक बात और, स्टार वार्स में सारी टेक्नोलॉजी एंड सिविलाइजेशन एडवांस दिखाया गया है। I mean, जब हम देखते हैं तो हमारे लिए एडवांस है, लेकिन सीरीज़ के हिसाब से वो बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना और बहुत ही हाई फाई स्पेसक्राफ्ट, और इस दौरान रोबोट्स तो बिल्कुल आम है। यहाँ तक कि रोबोट्स की एक आर्मी भी है जिसका नाम है ड्रॉइड आर्मी, और उसमें भी बेसिक ड्रॉइड से लेकर इंटेंस बैटल के लिए सभी तरह के ड्रॉइड्स बनाए गए हैं। दूसरी तरफ रिपब्लिक के पास है क्लोन आर्मी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लोन्स बनाना बहुत ही आसान है अब। तो गैलेक्टिक के ड्रॉइड आर्मी से लड़ने के लिए रिपब्लिक क्लोन्स बनाता है और ये क्लोन्स भी काइंड ऑफ बैटल रेडी ही रहते हैं, और ड्रॉइड्स और क्लोन्स की संख्या लाखों में है। तो अब आप इस सीरीज़ के नाम का मतलब समझ गए होंगे, द क्लोन वार्स। एनीवे, स्टार वार्स फ्रेंचाइजी में अब तक टोटल 9 मूवीज़ आई हैं और 3-4 स्पिन ऑफ मूवीज़ आ चुकी है और 4-5 लाइव एक्शन टीवी सीरीज़ बन चुकी है और एनिमेशन की भी काफ़ी सारी टीवी सीरीज़ बन चुकी हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टार वार्स का यूनिवर्स कितना बड़ा है और इसको यहाँ पर पूरी तरह से समझाना काइंड ऑफ नामुमकिन ही है। बस इतना बता देता हूँ कि जितनी भी मूवीज़ या सीरीज़ हैं वो मोस्टली पहली 6 मूवीज़ से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है या इंस्पायर्ड है। और पहली 6 मूवीज़ में एनाकिन स्काईवॉकर के राइज और फॉल की कहानी दिखाई गई है। एनाकिन को सबसे पावरफुल जेडाई और बाद में सबसे पावरफुल डार्क लॉर्ड यानी कि सिथ दिखाया गया है। और यकीन मानिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है स्टार वार्स के सभी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ की। और स्पेशल इफ़ेक्ट्स के तो क्या ही कहने, ये सुपर हीरोज़ मूवी तो अभी आई हैं, बट इसकी पहली मूवी आई थी 1977 में, यानी कि ऑलमोस्ट 45 साल पहले। और आप उसको देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि ये कोई 45 साल पुरानी मूवी है। और आज देखिए 45 साल बाद इतनी मूवीज़ और टीवी शोज़ और थीम पार्क्स और एक्शन फिगर्स बन चुके हैं, इनके कोई सीमा ही नहीं है इसके प्रोडक्ट्स की। अच्छा, जेडाई के पास लाइट सेवर होती है लड़ने के लिए। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सोर्ड।
तो ये तलवार बनी होती है एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट से या लेज़र से। इसको चलाने और हैंडल करने में भी जेडाई की विल पावर लगती है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इसे नहीं चला सकता। और फोर्स जिससे जेडाई को अपनी पावर्स और एबिलिटीज़ मिलती है वो काइंड ऑफ एक मिस्ट्री ही है अभी तक। वो एग्जैक्टली क्या है उसको अभी तक किसी भी मूवी या सीरीज़ में खुल के एक्सप्लेन नहीं किया गया है। थोड़ा बहुत ऐसे ही बस छोटा मोटा उसके बारे में कुछ कुछ बता देते हैं, बट एकदम एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है उसका अब तक। बस मुझे इतना समझ में आया है कि फोर्स इज सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। सो मेरे से जितना हो सकता था मैंने बेसिक कंसेप्ट और प्लॉट इसका आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आप लोग मूवीज़ या ये सीरीज़ देख के भी काफ़ी कुछ समझ ही जाएंगे। एनीवे, ये सीरीज सेट है स्टार वार्स की सेकंड और थर्ड फिल्म के बीच में, यानी कि 2002 वाली मूवी अटैक ऑफ द क्लोन्स और 2005 वाली मूवी रिवेंज ऑफ द सिथ के बीच में क्या क्या इवेंट्स हुए उस पर बेस्ड है ये सीरीज़। सो ये एक एनिमेशन सीरीज़ है। ये स्टार्ट हुआ था 2008 में और इसमें टोटल 7 सीजन्स हैं। और इस सीरीज़ में कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं जो मूवीज़ में नहीं दिखाए गए हैं। और मज़े की बात, उन कैरेक्टर्स पर आजकल टीवी सीरीज़ भी चल रही है या आने वाली है, जैसे कि द मैंडलोरियन, द बुक ऑफ बोबा फेट और आने वाली सीरीज़ अशोका तानो। सभी कैरेक्टर सबसे पहले इसी सीरीज़ में इंट्रोड्यूस किए गए थे और इसका एक सीक्वल और स्पिन ऑफ जिसका नाम है स्टार वार्स द बैड बैच अभी चल रहा है और उसके भी 2 सीज़न आ चुके हैं। इन सभी सीरीज़ का रिव्यू मैं आपको आगे आने वाले समय में ज़रूर दूंगा। आइए अब थोड़ा सा प्लॉट की बात करते हैं। तो इस सीरीज़ में मूवीज़ के बहुत सारे कैरेक्टर्स नज़र आएंगे आपको लीड रोल्स में, जैसे कि एनाकिन स्काईवॉकर, उसका मेंटर ओबी-वान कनोबी, योडा, मेस विंदु, पैद्मे अमिडाला और 2 कैरेक्टर्स और जो लीड रोल में रहेंगे और जो इसी सीरीज़ के लिए खास क्रिएट किए गए थे। उनका नाम है अशोका तानो, जो कि एनाकिन स्काईवॉकर की अप्रेंटिस है, और क्लोन आर्मी का कैप्टन जिसका नाम है रेक्स। गैलेक्टिक एम्पायर को लीड कर रहा है सिथ लॉर्ड काउंट डूकू और ड्रॉयड आर्मी के लीडर का नाम है जनरल ग्रीवस। जनरल ग्रीवस भी एक ड्रॉयड है, लेकिन बहुत ही भयंकर बैटल ड्रॉयड है। उसके 8 हाथ हैं और वो भी लाइट सेबर चला सकता है। और अल्टीमेटली इन सब के पीछे है डार्थ सीडियस, जो दोनों साइड को कंट्रोल कर रहा है, रिपब्लिक को भी और सेपरेटिस्ट वाले साइड को भी। वो कैसे, वो जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। और इसकी कहानी फिर थर्ड मूवी से जाके कनेक्ट हो जाती है। इसमें और भी बहुत सारे खतरनाक कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे कि बाउंटी हंटर असाज वेंट्रेस, बदनाम बाउंटी हंटर कैड बेन और सिथ लॉर्ड डार्थ मॉल। ये सब एक्चुअली में विलेंस के नाम हैं और इन्हीं सब से लड़ेंगे हमारे जेडाई ओबी-वान कनोबी, एनाकिन स्काईवॉकर, योडा और अशोका तानो। एनिमेशन टोटली कंप्यूटर जनरेटेड है और बहुत ही रियल लाइफ एनिमेशन है इसका, और एक्शन सीन्स वाकई में लाजवाब हैं। इसके एपिसोड्स का फॉर्मेट बता देता हूँ। सो इसमें छोटे छोटे इंसिडेंट्स या इवेंट्स दिखाए जाएंगे और उनसे कैसे एनाकिन, अशोका और क्लोन आर्मी डील करती है, और अल्टीमेटली ऐसा क्या होता है जिसके कारण थर्ड मूवी वाले इवेंट्स होते हैं। सो मोस्टली 2 या 3 या कभी 4 एपिसोड्स की कहानियाँ होती है, और इसमें मैंने जितने भी कैरेक्टर्स के नाम लिए हैं सब एक एक करके हर कहानी में आते चले जाएंगे। और सच्ची बताऊं तो कहानी या छोटे छोटे इवेंट्स बहुत ही ऑसम तरीके से इसमें दिखाए गए हैं। डायलॉग्स टू द पॉइंट है, कोई फालतू की बातें नहीं है इसमें। और सबसे अच्छी बात, इसमें कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट भी साथ साथ चलता रहता है और वो भी समय के साथ इवॉल्व होते चले जाते हैं। फिर से कहूँगा, जेडाई के बैटल्स वाकई ऑसम है, एक्शन ज़बरदस्त है, ओवरऑल कहानी कंटिन्यूस चलती रहेगी। सभी सीजन्स का एक छोटा सा सिनॉप्सिस बता देता हूँ। पहला सीज़न फोकस है क्लोन्स और सेपरेटिस्ट के बैटल पर। इसमें जेडाई लड़ते हैं काउंट डूकू और जनरल ग्रीवस से, और भी क्लोन वार्स के एस्पेक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं। सीज़न 2 में बाउंटी हंटर्स पर फोकस किया गया है। डार्थ सीडियस बाउंटी हंटर कैड बेन को जेडाई टेम्पल से कुछ चुराने के लिए कहता है, जिसके कारण फ्यूचर के जो जेडाई हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे, और एक सेपरेटिस्ट फैसिलिटी पर नए तरीके के हथियार बनाए जा रहे हैं जो युद्ध को सेपरेटिस्ट के फेवर में मोड़ सकता है। और जनरल ग्रीवस ने अपने हमले जेडाई पर बढ़ा दिए हैं इंटेंस तरीके से, और चाइल्ड बोबा फेट को एक असैसिन ट्रेन करता है ताकि बोबा अपने पिता की मौत का बदला ले सके जेडाई मेस विंदु से। सीज़न 3 में एनाकिन फोर्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करता है और उसका रोल क्या है फ्यूचर में एज चोजन वन। और अशोका अब अपने मेंटर एनाकिन के बिना ही बैटल्स में जाती है, तो उसके कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी दिखाया गया है। और इसमें असाज वेंट्रेस को काउंट डूकू धोखा दे देता है और फिर असाज वेंट्रेस काउंट डूकू से बदला लेती है। सीज़न 4 में क्लोन वार्स और बढ़ते जा रहे हैं और ओबी-वान कनोबी अपनी मौत का नाटक करता है और वो अंडरकवर चला जाता है।
एक षड्यंत्र को रोकने के लिए जिसमें चांसलर पाल्पाटीन को किडनैप किया जाने वाला था, और असाज वेंट्रेस इसमें एक बाउंटी हंटर बन जाती है और सैवेज नाम का विलेन ओबी-वान कनोबी से बदला लेता है अपनी 10 साल पहले की हार का। सीजन 5 में एक क्लोन मिलता है जिसकी याददाश्त जा चुकी है और बाकी क्लोन्स उसकी मदद करते हैं उसकी मेमोरी रिकवर करने में। और डार्थ मॉल ओबी-वान कनोबी से बदला लेता है अपने भाई सैवेज की मौत का। और जेडाई टेम्पल में एक बॉम्बिंग होती है जिसका आरोप अशोका तानो पर आ जाता है, लेकिन उसे फ्रेम किया गया होता है, तो वो अपने आप को निर्दोष साबित करने में लगी रहती है। सीजन 6 में एक क्लोन को पता चलता है कि उनके दिमाग में इनहिबिटर चिप्स लगे हुए हैं, वो उनको एक्सपोज कर पाते उससे पहले ही सीनेटर पैल्पाटीन उनको मरवा देता है। और पैद्मे इसमें एक साजिश अनकवर करने में लगी है जो कि इंटरगैलेक्टिक बैंकिंग क्लैन में चल रही है। इसके कारण एनाकिन और पैद्मे के रिलेशनशिप में दरार आ जाती है और योडा एक जर्नी पर जाता है फोर्स को और अच्छे से समझने के लिए। सीजन 7 में अशोका तानो मैंडलोर के एक सिटीजन बो कटैन के साथ मैंडलोर की आज़ादी के लिए लड़ने जाती है डार्थ मॉल के खिलाफ। फिर डार्थ मॉल अशोका को एनाकिन का फ्यूचर दिखाता है जिसमें एनाकिन पूरी तरह से चेंज हो जाता है और डार्क साइड की तरफ चला जाता है। डार्थ मॉल के पकड़े जाने के बाद अशोका एनाकिन से पूछती है कि बताओ तुम्हारी डार्थ मॉल से क्या बात हुई, लेकिन एनाकिन कुछ नहीं बताता है और अशोका को मारने के लिए क्लोन ट्रूपर्स उस पर हमला कर देते हैं। तो ये था 7 सीजन्स का एक छोटा सा सिनॉप्सिस। यकीन मानिए ये पहली ऐसी सीरीज़ लगी मुझे जिसमें पूरा प्लॉट 7 सीजन्स का मिला के भी देखा जाए तो भी कोई बड़ा प्लॉट नहीं है, यानी कि कोई एक बेसिक कहानी या कंसेप्ट नहीं है सीरीज़ का, लेकिन फिर भी मस्त सीरीज़ है ये, क्योंकि वो छोटी छोटी कहानियाँ अपने आप में ही इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं और कैरेक्टर्स आपको ऐसे बांधे रखते हैं कि आपका मन करता है कि एपिसोड के बाद एपिसोड देखते ही चला जाऊँ। सो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है इसके लिए। कुछ मज़ेदार फैक्ट की बात करते हैं तो पहला फैक्ट यह कि चूंकि क्लोन्स दिखाए गए हैं इसमें तो सबकी आवाज़ सेम ही होगी, इसलिए क्लोन्स को आवाज़ दी है डी ब्रैडली बेकर ने, लेकिन क्लोन्स के बोलने के अंदाज अलग हो सकते हैं, तो डी ब्रैडली बेकर ने वो भी रिकॉर्डिंग के दौरान बाखूबी कर दिखाया। दूसरा फैक्ट यह है कि आगे जाके मूवीज़ में इम्पीरियल साइड यानी कि गैलेक्टिक साइड जीत जाता है तो क्लोन आर्मी फिर इम्पीरियल आर्मी बन जाती है, मतलब कि क्लोन्स फिर गैलेक्टिक एम्पायर के लिए काम करने लग जाती है। तीसरा फैक्ट यह है कि वैसे ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है एक्चुअली, एक अनकहा या अनरिटन रूल है मूवीज़ का कि बैटल सीन्स में हमेशा हीरोज़ या गुड गाइज लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं स्क्रीन पर और बैड गाइज या विलेंस राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं स्क्रीन पर। इसके IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8.4, जिसे रेट किया है लगभग 1,04,000 लोगों ने। और मैंने जैसे बताया मेरे रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। जिन्होंने स्टार वार्स देख रखी है मुझे पूरा भरोसा है उनको ये टीवी सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी, और स्टार वार्स फ्रेंचाइजी है भी ऐसी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इसका। एनीवे आपको मेरा आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू सुनना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।